हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कंप्लीट अचीवमेंट एकेडमी। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 6 जनवरी 2022 का क्वेश्चन पेपर। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, मडगांव से नागरकोइल के बीच की दूरी लगभग 1134 किलोमीटर है। यदि इस दूरी को कोई रेलगाड़ी 21 घंटे में तय करती है तो इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में है। देखो, औसत चाल से सीटेट में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक न्यूमेरिकल पूछा ही जाता है ज़्यादातर आपका। तो आपका औसत चाल का जो फॉर्मूला होता है, औसत चाल या चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो देखिए हमें क्या गिवन है, हमें दूरी गिवन है 1134। ओके, तो चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं। 1134, टाइम कितना गिवन है हमें 21 आवर्स, 21 घंटे। चलिए इसको काट देते हैं। 21 5 जा 105, 21 4 जा 84, तो ये आ गया आपका 54। पर देखो कुछ बच्चे क्या गलती करेंगे, यहाँ पर 54 आंसर आ गया तो 54 आपके ऑप्शन में भी मिलेगा, तो 54 लगा देंगे डायरेक्ट। लेकिन क्वेश्चन में आगे भी पढ़िए क्या लिखा है, इन दोनों शहरों के रेलवे स्टेशनों के बीच रेलगाड़ी की औसत चाल मीटर प्रति सेकंड में बतानी है, जबकि हमारा ये क्या आया है, किलोमीटर प्रति घंटा आया है हमारा, किलोमीटर प्रति आवर, क्योंकि किलोमीटर में हमने दूरी ली है, अपनी दूरी लिया हमने किलोमीटर में, और 21 जो समय लिया है हमने टाइम वो घंटे में लिया है, तो हमारा किलोमीटर प्रति आवर में आया है, 54 किलोमीटर प्रति आवर आया है। तो अभी हमें इसे चेंज करना है मीटर प्रति सेकंड में। देखो, अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर हम मीटर प्रति सेकंड हमें गिवन है और उसको किलोमीटर पर आवर में हमें चेंज करना है, तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर चेंज करना है किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं, हमारा कितना है 54 किलोमीटर पर आवर, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए इसे 5/18 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 3 जा 54 और 5 3 जा 15 मीटर प्रति सेकंड, ये हमारा आंसर होगा। चलिए देखते हैं कौन से ऑप्शन में होगा। तो ये होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, अगर इस टाइप का कोई भी न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है तो आप इसी तरह सोल्व कीजिए, और सबसे ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ना, क्योंकि कुछ पॉइंट यही मिस कर जाते हैं काफ़ी स्टूडेंट, सब कुछ होते हुए भी, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर होते हुए भी क्वेश्चन अच्छी तरह नहीं पढ़ते पेपर में, एक जल्दबाजी में रहते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है, डायरेक्शन से भी पूछे जाते हैं और औसत चाल से भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक मैप से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 3 चीज़ तो आप अपनी तैयार कर लो अभी से ही, वरना हम साथ साथ भी कर रहे हैं तो साथ साथ सोल्व करोगे ना, तो उससे भी आपकी हैबिट बन जाएगी, फिर भी आप कर सकते हो। कोई छात्र ए पर है, देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन आप किस तरह सोल्व करेंगे, जैसे जैसे हमें दिया हुआ है वो स्टेप हमें फॉलो करने हैं। जैसे यहाँ पर हमें दिया है कोई छात्र ए पर है, कोई स्टूडेंट है वो कहाँ पर है, वो ए पर है, कोई एक पॉइंट है ए। अब हमें जो नेक्स्ट लेना है ना, नेक्स्ट हमें वही पॉइंट लेना है जो ए से रिलेट करता है, और बाकी की इन्फॉर्मेशन को अभी छोड़ देना है, और बी पर पहुंचना चाहता है। ओके, इसके लिए पहले ओ पर जाता है, पर ओ ए से रिलेट नहीं करा, इसको अभी रहने देते हैं। जो ए के ठीक उत्तर में, देखो यहाँ पर इन्होंने बताया जो ओ है वो ए के ठीक उत्तर में है। तो देखो जो कॉपी पे हमारी डायरेक्शन होती है वो तो बच्चों को नहीं पता होगा, वैसे डिस्कस कर चुके पहले भी। इधर वाली जो डायरेक्शन होती है हमारी, ये होती है ईस्ट, ये होती है वेस्ट, ये होती है नॉर्थ, ये होती है साउथ, और जो ये वाली डायरेक्शन होती है इसे बोलेंगे हम नॉर्थ ईस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसको हम बोलेंगे नॉर्थ वेस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन होगी हमारी इसे हम बोलेंगे साउथ वेस्ट। ये वाली जो डायरेक्शन होगी इसे हम बोलेंगे साउथ ईस्ट। ओके, तो हमें कहाँ पर चलना है, हमें उत्तर में चलना है। ए के ठीक उत्तर में ओ है, ए के ठीक उत्तर में, चलो हम नॉर्थ में चलते हैं। तो यहाँ पर कहीं हमारा पॉइंट ओ है, इसकी ये वाली डिस्टेंस हमें गिवन है 90 मीटर दूरी पर है। कितनी मीटर दूरी पर है, 90 मीटर। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर वह ओ से बी पर,
ओ से कहाँ पर जाना है, इसे बी पर, बी कहाँ पर है, बी की लोकेशन हमें गिवन है पश्चिम दिशा में 120 मीटर दूरी तय करने पर पहुंचता है, मतलब बी है ना पश्चिम दिशा में 120 मीटर पर है, तो पश्चिम हमारी कौन सी होगी, वेस्ट, वेस्ट के लिए हमें इधर को चलना होगा, ये हो गया यहाँ पर बी, इसकी डिस्टेंस हमें दी हुई है 120 मीटर। ओके, ए की बी से कम दूरी, ए की बी से कम दूरी, देखो वैसे तो हम ए से बी तक जाने कई रास्ते होते हैं, कई कैसे भी हम जा सकते हैं, ऐसे भी जा सकते हैं, पर हमें पूछा है कम से कम दूरी, मतलब यहाँ पर एक ट्राइंगल बनेगा ऐसे, ये वाली दूरी जो होगी ये कम से कम दूरी होगी ए की बी से, एक तो हमें ये फाइंड करनी है, और बी के सापेक्ष हमें ए की दिशा बतानी है, मतलब इसमें भी कंफ्यूज ना होना आप, बी के सापेक्ष पूछा है, मतलब जो बी है इस बी से किस डायरेक्शन में हमारा ए है, हमें ये बताना है। ओके, तो ये दो चीज़ हमारे से पूछी है, चलिए देखते हैं इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, चलिए सोल्व करते हैं इसको। ये वाली दूरी हमें निकालनी है और इसकी डायरेक्शन निकालनी है। देखो डायरेक्शन देखने के लिए हम क्या करते हैं, डायरेक्शन देखने के लिए जहाँ पर ये पॉइंट है हमें डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो आप यहीं पर ही एक प्लस का निशान बना दीजिए अपना, क्योंकि कन्फ्यूजन रहता है कुछ बच्चों को, मैं इसलिए बता रही हूँ, यहाँ पर एक प्लस बना दिया हमने, अब डायरेक्शन देख सकते हैं। देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पर बन गई, जैसे यहाँ पर है, ये होगी ईस्ट, ये होगी नॉर्थ, ये वेस्ट, और जो ये ए वाली डायरेक्शन है ये वाली डायरेक्शन है आपकी साउथ ईस्ट वाली, देखो इस वाली फिगर में देख लो साउथ ईस्ट वाली डायरेक्शन है, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। सबसे पहले तो ऑप्शन में देख लो कोई ऑप्शन कैंसिल होता है क्या, कि दक्षिण पूर्व, देखो दक्षिण पूर्व होगा हमारे ऑप्शन में, तो दक्षिण पश्चिम वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया और दक्षिण पश्चिम वाला ऑप्शन कैंसिल हो गया, और आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा इन दोनों में से ये एक होने वाला है। अब देखते हैं, अब डिस्टेंस निकालनी है हमें। देखो अगर हमें दो साइड गिवन है तो तीसरी साइड निकालने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं, उसमें क्या है, जो साइड हमें फाइंड आउट करनी है उसका स्क्वायर इक्वल होगा जो साइड हमें गिवन है, ये दोनों ओ बी हमें गिवन है, ओ बी का स्क्वायर प्लस ए ओ के स्क्वायर के बराबर होगा। चलिए इनका वैल्यू रख देते हैं, ओ बी कितना है हमारा 120 का स्क्वायर, ए ओ हमारा कितना है 90 का स्क्वायर। देखो इसमें अगर आपको 12 का स्क्वायर लर्न है, 12 का स्क्वायर होता है आपका 144, तो 0 का स्क्वायर करेंगे तो 00 आ जाएगा। ओके, अगर आपको 9 का स्क्वायर लर्न है, 9 का होता है 81, तो 0 का स्क्वायर करेंगे 00 आ जाएगा। तो इस तरह आप कर सकते हैं, अब इनको टोटल कर देते हैं, 00 और ये हो जाएगा आपका 144 प्लस 81 प्लस 81, ये हो जाएगा आपका 225 225। ओके, ये कई के इक्वल है ए बी के स्क्वायर के। अब इस स्क्वायर को इधर ले जाएंगे तो ये अंडर रूट की फॉर्म में आ जाएगा, ए बी इक्वल टू अंडर रूट 225 इक्वल टू 0। देखो अब 0 का अगर हम इसको इस अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो सिंगल 0 निकलेगी सिर्फ, और 225 का एक स्क्वायर होता है आपका 15 का, तो आपका आंसर हो जाएगा 150। 150 कौन से, इस ऑप्शन में तो नहीं है, बी वाले में ही तो कैंसिल हो गया आपका, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 150 मीटर दक्षिण पूर्व। देखो डायरेक्शन के क्वेश्चन आपको बड़ी सेफ्टी से सोल्व करने हैं, ठीक है, अच्छी तरह कैलकुलेशन वगैरह, क्योंकि पेपर में एक छोटी सी मिस्टेक भी फिर आपको काफ़ी तकलीफ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लोथ। स्लोथ के बारे में सही कथन चुनिए। स्लोथ के बारे में हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे लटक कर मस्ती से सोते हैं। देखो स्लोथ के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं यहीं पर ही, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे स्लोथ के बारे में भी, तो हम देख लेते हैं थोड़ा। ओके, एक मिनट, इसको मैं क्लियर कर देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ फ़ॉन्ट थोड़ा बड़ा रखूँ ताकि आप अच्छी तरह देख पाए। ओके, तो चलिए स्लोथ के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं हम। स्लोथ, स्लोथ जो होते हैं वो भालू जैसे दिखते हैं, भालू नहीं होते, वो भालू जैसे दिखते हैं स्लोथ। ओके, तो चलिए देखते हैं स्लोथ के बारे में। देखो स्लोथ,
स्लोथ की जो एज होती है वो होती है 40 ईयर। जैसे ह्यूमन की एज 100 ईयर मानते हैं ना हम, तो स्लोथ की जो एज होती है वो 40 ईयर होती है। और ये है ना 17 से 18 आवर्स है ना सोते हैं, बहुत आलसी होते हैं बहुत ज़्यादा, ये सोते हैं 17 से 18 आवर्स। ये है ना एक पेड़ पर ही रहते हैं लाइफ टाइम अपना, उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। जब उस पेड़ के पत्ते खत्म हो जाते हैं ना तो फिर ये दूसरे पेड़ पर चले जाते हैं। एक पेड़ से अगर इसके पत्ते पूरे खत्म हो गए तो दूसरे पेड़ पर चले जाएंगे। और क्या होता है पूरे लाइफ टाइम ये सिर्फ 8 लगभग 8 पेड़ पर ही जाते हैं, इतने इनकी डेथ का टाइम आ जाता है। ओके 40 साल इनकी एज होती है, लगभग 8 पेड़ पर ही जाते हैं ये। और ये है ना वीक में एक बार पेड़ से नीचे उतरते हैं, मतलब टॉयलेट वगैरह जाने के लिए। ओके वीक में एक बार उतरते हैं ये। तो ये हो गई आपके स्लोथ के बारे में बात। अब देखते हैं हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में पूछा है स्लोथ के बारे में सही कथन चुनिए। अब हमें स्लोथ के बारे में हमें स्टेटमेंट गिवन है, हमें बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। ओके तो चलिए देखते हैं। स्लोथ लगभग 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। देखो ये ऑप्शन हमने अभी डिस्कस किया है, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। 40 वर्ष जीते हैं और दिन के लगभग 17 घंटे वृक्षों की शाखाओं पर उल्टे सिर लटकाकर मस्ती से सोते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। चलिए बाकी ऑप्शन भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। स्लोथ लगभग 10 वर्ष जीते, 10 वर्ष नहीं जीते 40 वर्ष जीते, हमने अभी पढ़ा है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे स्लोथ लगभग 17 वर्ष जीते हैं, 17 वर्ष नहीं 40 वर्ष जीते हैं, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्लोथ लगभग 10 वर्ष जीते हैं, 10 वर्ष नहीं ये 40 वर्ष जीते हैं। अगर आपको एक ही इन्फॉर्मेशन भी पता होती स्लोथ के बारे में तो आप आसानी से क्वेश्चन सोल्व करने की स्थिति में रहोगे। ओके तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऊन के बारे में। देखो सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, सर्दियों में जो हम ऊनी वस्त्र पहनते हुए हमें क्या रखते हैं, हमें गर्म रखते हैं। तो ऊन के उष्मारोधी, उष्मारोधी मतलब जो ठंड को है ना हमारे शरीर के अंदर नहीं जाने देती, उष्मारोधी होने के क्या कारण है। ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए होते हैं, ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए होते हैं और ठंडी हवा गुजरने नहीं देते। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है, ट्रैप होती है एवं वायु उष्मारोधी है। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी उष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऊनी रेशे मोटे होते हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते। देखो ऐसा कुछ नहीं है मोटे होते हैं, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे आपके। ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े होते हैं, कसकर नहीं जुड़े होते। ऊनी रेशे है ना, ऊनी रेशों के जो बीच है ना वो वायु भरी होती है, वायु फंसी होती है। और वायु जो है ना वो बैड कंडक्टर है हीट की, मतलब उष्मा की कुचालक है। और वो उष्मा को है ना जाने नहीं देती, हमारे शरीर की उष्मा को अंदर रखती है और बाहर की उष्मा को बाहर आर पार जाने नहीं देती, बाहर नहीं निकलने देती। ओके तो इसका सबसे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है, वायु उष्मारोधी है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिर एक न्यूमेरिकल से आ गया। देखो इस टाइप के न्यूमेरिकल भी आपके पेपर में कई बार आ चुके हैं, इसमें आप एक बार अच्छी तरह समझ लें। मैं पहली क्लास में भी डिस्कस कर चुकी हूँ इस टाइप का न्यूमेरिकल, जो हमारी फर्स्ट क्लास हुई थी ना मैंने उसमें भी डिस्कस किया था ये वाला। देखो इसमें क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए ध्यान से। कक्षा 5 की पाठ्य पुस्तक में छपे गोलकुंडा किले, गोलकुंडा किले का कोई मैप है, उसमें मानचित्र में 1 सेंटीमीटर जमीन पर 110 मीटर की दूरी को दर्शाता है। मतलब कि जो बुक है उसमें हमारी जो गिवन है 1 सेंटीमीटर हमारे इक्वल होगा 110 मीटर के, ये हमें कहना चाह रहा है क्वेश्चन। इस मानचित्र में फतेह दरवाजे और बंजारा दरवाजे के बीच की दूरी 14.2 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14.2 सेंटीमीटर है। जमीन पर इन दोनों दरवाजों के बीच कम से कम दूरी होगी 1 सेंटीमीटर 110 मीटर के इक्वल है, तो 14.2 सेंटीमीटर इक्वल होगा, इसमें 110 की मल्टीप्लाई कर दो 110, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1562, 1562 के इक्वल आ जाएगा। ये ऑप्शन में ढूंढते हैं, ऑप्शन में तो है नहीं। ओके अब आपको देखना है ऑप्शन हमारे जो है वो किलोमीटर में गिवन है, हमें किलोमीटर किलोमीटर किलोमीटर, और हमने कहीं में फाइंड आउट करा, हमने मीटर में, मीटर 110 की मल्टीप्लाई करके मीटर में फाइंड आउट करा हमने, तो मीटर से हमें किलोमीटर में चेंज करना है। मीटर एक छोटी यूनिट है, एक स्मॉल यूनिट है मीटर,
ओके, किलोमीटर एक बिग यूनिट है, बड़ी यूनिट है किलोमीटर। तो जब छोटी यूनिट से हम बड़ी यूनिट में चेंज करते हैं तो हमारी वैल्यू कैसी आती है, छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट में चेंज करिए, वैल्यू कम होगी हमारी। तो कम होगी मतलब हम क्या करेंगे, डिवाइड। और अगर हम बड़ी यूनिट से छोटी यूनिट में चेंज करते हैं तो वैल्यू बड़ी आ जाएगी हमारी, तो इसको क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई। अगर हम बड़ी से छोटी में जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और छोटी से अगर बड़ी यूनिट में कन्वर्जन करते हैं तो फिर हम डिवाइड करते हैं, ओके, कन्वर्ट करते हैं अगर। तो अब देखिए 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर इक्वल टू 1000 किलोमीटर, ओके। तो हमारा कितना है, मीटर से किलोमीटर में बदलने के लिए हमें डिवाइड करनी पड़ेगी 1000 से, क्योंकि छोटी यूनिट है ना ये। तो 1562 को 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर हमें नीचे इस टाइप के किसी नंबर से हम डिवाइड कर रहे हैं 1000 या 100 या 10,000, तो हम क्या करते हैं, जितनी भी इसमें जीरो होगी, जितनी 1 2 3 3 जीरो है ना, तो 3 नंबर छोड़कर ही हमें पॉइंट लगा देते हैं हम। तो कैसे करेंगे, 1562, इसका आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 नंबर को छोड़कर हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया, तो ये हमारी डिवाइड हो गई, इतने किलोमीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आज के पेपर में न्यूमेरिकल है आपके काफ़ी, ओके। कोई नहीं, न्यूमेरिकल इतने हार्ड नहीं होते आपके, सीटेट में इतने हार्ड न्यूमेरिकल नहीं पूछे जाते आपसे। 3 राज्यों का ऐसा समूह, देखो इंडिया का मैप आपको याद होना चाहिए, आप कमेंट करिए, मैं करा दूंगी याद अच्छी तरह, सब चीज़ों की लोकेशन बता दूंगी आपको, वरना मैं साथ साथ भी कराती हूँ। मैंने फर्स्ट क्लास में भी आपको इंडिया के मैप के बारे में बताया है और स्टेट याद कराने की कोशिश भी की है। आज फिर हम थोड़ा सा देख लेते हैं। 3 राज्यों का ऐसा समूह जिसके किसी किनारे पर अरब सागर है, कौन सा है। देखो नीचे हमारे ऑप्शन गिवन है ये कि कौन कौन से राज्य हो सकते हैं। ऑप्शन देखने से पहले हम देख लेते हैं कि इंडिया के मैप में लोकेशन क्या है। ये अरब सागर जो अरेबियन सी का यहाँ पर जिक्र है क्वेश्चन में, ये कहाँ पर है। चलिए मैं इंडिया का मैप बना लेती हूँ, ओके, छोटा सा स्मॉल इंडिया का मैप बना लेते हैं, ताकि मैं आपको, देखो स्टेट के बारे में मैंने आपको सारा समझाया था फर्स्ट क्लास में। अगर मैं आज स्टेट के बारे में आज भी समझा देती मैं, पर वो क्या है ना, आपकी वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर काफ़ी लंबी वीडियो बच्चों को पसंद नहीं होती, वो बचना चाहते हैं कि छोटी वीडियो मिल जाए, हम फटाफट कर लें, ओके। तो आज हम आजू बाजू की लोकेशन देखो, ये हमारा इंडिया है, हमारा प्यारा भारत है, ओके। तो भारत यहाँ पर है, ये पाकिस्तान भारत की साइड में, ये है पाकिस्तान। यहाँ पर है हमारा यहाँ पर है चाइना, यहाँ पर नेपाल, यहाँ पर भूटान, इधर है म्यांमार, ओके। और यहाँ पर है, ये है वाटर एरिया, देखो यहाँ पर भी वाटर है, इधर भी वाटर है भारत का ये नोकीला सिरा है ना नीचे का, ये नोकीला सिरा, ये 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, इसके नीचे भी वाटर है, देखो ये सब वाटर बॉडीज है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो लैंड 3 तरफ से पानी से घिरा होता है उसे हम बोलते हैं प्रायद्वीप, पेनिसुला इंडिया है ये वाला, पानी से घिरा हुआ है, ओके। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और जब इसके जो इधर है, इसके जो यहाँ पर है, ये वाला जो पानी का पोर्शन है, इसको हम बोलते हैं अरब सागर या अरेबियन सी। और जो इधर वाला पोर्शन है इसे हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी या बे ऑफ बंगाल। और जो नीचे का पोर्शन है ये हमारा हिंद महासागर या इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, मतलब हिंद महासागर का ही जो वाटर इधर है उसको हम बंगाली खाड़ी के रूप में जानते हैं, क्योंकि बंगाल के पास है इसलिए इसका नाम पड़ गया बंगाली खाड़ी। इधर वाले को हम अरब सागर के रूप में जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर अरब कंट्री है तो उनके नाम पर इसका नाम अरब सागर पड़ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखते हैं आगे, देखो अब मैं आपको तटीय राज्य बताती हूँ, मतलब जो वे वाले स्टेट बताती हूँ जो यहाँ पर लगे हुए हैं इससे। चलिए देखते हैं वे वाले स्टेट, ओके। देखो यहाँ पर है हमारा गुजरात, क्या है गुजरात, आप नोट कर लीजिएगा, यहाँ पे छोटी जगह है, गुजरात है। गुजरात के बाद में हमारा महाराष्ट्र, ये पानी की इनकी बाउंड्री वाटर से लगी हुई है, मतलब इनके इधर समुद्र है, महाराष्ट्र। फिर महाराष्ट्र के बाद में आएगा आपका गोवा, गोवा के बाद में कर्नाटक, कर्नाटक के बाद में केरल। ये हो गए आपके जो वेस्टर्न घाट है, जो वेस्ट में लगे हुए हैं, ये वाली डायरेक्शन वेस्ट होगी ना, वेस्ट में लगे हुए हैं। और इधर को चलेंगे अगर हम, ये होगा आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और ये पश्चिम बंगाल या वेस्ट बंगाल, ओके।
ये वाले स्टेट इधर वाले पानी से लगे हुए होंगे। तो क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ऐसा समूह जिनके किनारे पर अरब सागर है। तो अरब सागर कौन कौन से स्टेट के किनारे पर है हमारे, देखो यहाँ पर गुजरात, गुजरात के किनारे पर है, महाराष्ट्र के किनारे पर है, गोवा के किनारे पर है, कर्नाटक और केरल के किनारे पर है। अब देख लीजिए आपके ऑप्शन में क्या गिवन है, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। ये तो बिल्कुल सही है, फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। बी ऑप्शन देखते हैं, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश है बंगाल की खाड़ी के किनारे पर। ओके, तो आंध्र प्रदेश की वजह से ऑप्शन कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये दोनों ही बंगाली खाड़ी के हैं, सिर्फ महाराष्ट्र ही होगा इसमें। महाराष्ट्र, केरल और पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल भी आपका इधर है, यहाँ पर बंगाली खाड़ी के यहाँ पर पश्चिम बंगाल। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल, कर्नाटक और महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो थ्योरी का ही क्वेश्चन है ये तो। एक ऐसा नाच है जिसमें ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को ज़मीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम तथा उस राज्य का नाम जाके लोग इसे नाचते हैं क्या है। देखो कैसा नाच है, ज़मीन पर बाँस की डंडी लेकर बैठेंगे दो दो लोगों की जोड़ी, जैसे ढोल बजता है ना, डंडी को पीटते हैं ज़मीन पर। ओके, तो इस नाच का नाम पूछा है। तो ऑप्शन है हमारे पास तोरंग मिजोरम, कुडुक झारखंड, चेराओ मिजोरम, झूम झारखंड। तो इसका नाम है चेराओ मिजोरम। देखो जो जो डांस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, कल की वीडियो में आपको करा चुकी हूँ डांस के नाम। ओके, वहाँ से देख लेना जो मेनली पूछे जाते हैं आपकी वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार की 5वीं और भारत की पहली ऐसी महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा था, वर्ल्ड की तो 5th है और भारत की कौन सी है, पहली महिला है। तो ये कौन सी है, ये है हमारी बछेंद्री पाल। जो कहाँ की है बछेंद्री पाल, ये उत्तराखंड की है। और कब चढ़ी थी ये माउंट एवरेस्ट पर, ये 1984 में इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी। बाकी के ऑप्शन के बारे में कुछ और जान लेते, वैसे मैं डिस्कस कर चुकी हूँ उनको पहली वीडियो में। सुनीता विलियम्स कौन है, सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में जाने वाली यात्री है, भारत की अंतरिक्ष में। कल भी हमने एक अंतरिक्ष यात्री के बारे में पढ़ा था, कल्पना चावला थी वो फर्स्ट नंबर पर अंतरिक्ष में जाने वाली महिला थी। ये सेकंड नंबर वाली है, सेकंड नंबर की यात्री अंतरिक्ष में जाने वाली सुनीता विल्सन। कर्णम मल्लेश्वरी कौन है, एक वेट लिफ्टर है। इन्होंने है ना 2000 में इन्होंने ओलंपिक में 2000 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला है, पहली भारतीय महिला है। 2011 में ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कर्णम मल्लेश्वरी, पहली भारतीय महिला यह कर्णम मल्लेश्वरी। डी है संतोष यादव, संतोष यादव भी पर्वत पर चढ़ी थी। ये इनकी क्या स्पेशल है, 2 बार पर्वत पर चढ़ने वाली, 2 बार पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, 2 बार पर्वत पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला, 2 टाइम्स संतोष यादव। ओके, और जो पहली महिला भारत की वो बछेंद्री पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध भारतीय त्योहारों होली और दिवाली के विषय में नीचे दिए गए कथनों को चुनिए। देखो होली और दिवाली ये दोनों त्यौहार पूर्णिमा को मनाए जाते हैं, ये दोनों त्यौहार अमावस्या को मनाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 होगा, दिवाली पूर्णिमा को तथा होली अमावस्या को मनाई जाती है। दिवाली अमावस्या को तथा होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। देखो पूर्णिमा और अमावस्या को जो त्यौहार मनाए जाते हैं उनसे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलो इनको भी यहाँ पर देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपके एग्जाम में टाइम है, आप अच्छी तरह अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, अच्छी तरह डिटेल में थोड़ा बहुत पढ़ लो आप। देखो पूर्णिमा को मनाई जाती है आपकी होली, पूर्णिमा मतलब यहाँ पे पूर्णिमा मतलब पूरे चांद वाली रात। ओके, पूर्णिमा को मनाई जाती है होली, रक्षाबंधन और क्या मनाया यहाँ पे, गुरु नानक जयंती। ये पूछे जा चुके हैं सीटेट में और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। गुरु नानक जयंती। अमावस्या को क्या मनाया जाता है, अमावस्या को आपको दीपावली बनाई जाती है आपकी। और क्या मनाया जाता है आपकी, जन्माष्टमी। और आपका क्या है, शिवरात्रि। तो ये तीनों त्यौहार आपके अमावस्या को मनाए जाते हैं और होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जयंती आपकी पूर्णिमा को मनाई जाती है। ओके, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है। दीपावली अमावस्या को और होली पूर्णिमा को मनाई जाती है।
तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रेगिस्तानी ओक के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। चलिए जी कर लेते हैं विचार। यह वृक्ष किसी सामान्य, किसके बारे में बात करें हम? रेगिस्तानी ओक के बारे में। रेगिस्तानी ओक, ये कुछ आपके पशु पक्षी हुए, कुछ बर्ड्स हुई है या कुछ पेड़ पौधे हुए, सीटेट के फेवरेट है, इनको तो आप तैयार कर लेना, मैं ही करा दूंगी आपको साथ साथ, आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं, कुछ भी, गारंटी है मेरी। यह वृक्ष लगभग किसी सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। बिल्कुल करेक्ट बात है। जो ये वृक्ष है रेगिस्तानी ओक, ये सामान्य कक्षा के कमरे की दीवार की ऊंचाई तक बढ़ता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, यह वृक्ष आबू धाबी में पाया जाता है। जी नहीं, ये आबू धाबी में नहीं, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये वृक्ष। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। इस वृक्ष के तने में जल एकत्रित होता है तथा स्थानीय लोगों को जब आवश्यकता होती है तो पाइप से जल निकाल कर पीते हैं। ये भी बिल्कुल करेक्ट बात है। तो ए हमारा करेक्ट था और सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहराई तक नीचे ज़मीन के भीतर जाती है जब तक जल ना पहुंच जाए। ये भी करेक्ट है, क्योंकि रेगिस्तान का पेड़ है तो जड़ें है ना काफ़ी नीचे ज़मीन तक जाती है जल की तलाश में। ओके, तो ऑप्शन नंबर ई देख लेते हैं। इस पेड़ में पत्तियों से भरी शाखाओं की बड़ी संख्या है। देखो, अगर रेगिस्तान में उग रहा है तो रेगिस्तानी जो पौधे होते हैं जैरोफाइट्स, हमने कल देखा था, तो पत्तियाँ कम होती है उन पर, पत्तियों की बड़ी संख्या नहीं होती। ओके, तो ये वाला ऑप्शन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो कौन कौन से ऑप्शन हमारे करेक्ट होंगे? ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा ए, सी और डी। डी हमारा करेक्ट होगा। चलिए देखते हैं ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा, ए, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने, देखो घरों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे देश में ऐसे गांव हैं जहाँ के ग्रामवासी अत्यधिक वर्षा होने के कारण अपने घरों को बांस के खंभों पर जमीन से 10 से 12 फीट ऊंचाई पर बनाते हैं। इन घरों को अंदर से लकड़ी का बनाया जाता है। ये गांव कहाँ होने चाहिए? देखो, ये अगर बांस पर घर बना रहे हैं तो ऐसी जगह होंगे जहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, बाढ़ वगैरह आती है। तो ऐसा स्टेट है आपका असम। तो बांस पर जो घर बनाए जाते हैं वे आपके असम में बनाए जाते हैं। ओके, याद रखिएगा इसको। नीचे दिए गए हमारे देश के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के अधिकांश सामान्य लोगों को नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, देखो टैपियोका जो फूड है ये केरल का है, खाना सबसे अच्छा लगता है, वो भी नारियल डली के साथ, किसी भी करी के साथ उबला हुआ। तो ये कहाँ का होगा आपका? केरल का हो जाएगा। ये आपका टैपियोका कहाँ का होगा? आपका केरल का हो जाएगा। जो गोवा के, देखो कुछ और देख लेते हैं। जो गोवा के लोग होते हैं, देखो गोवा के लोग खाते हैं आपकी नारियल के तेल में पकाई गई मछली, नारियल के तेल में पकाई गई मछली, नारियल के तेल में पकाई गई मछली। देखो इसमें कन्फ्यूजन, गोवा के लोग खाएंगे नारियल के तेल में पकाई गई मछली और सरसों के तेल में पकाई गई मछली खाएंगे जम्मू कश्मीर के लोग। सरसों के तेल में पकाई गई मछली खाएंगे जम्मू कश्मीर के लोग। ओके, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर सरसों का तेल आता है तो जम्मू कश्मीर, और अगर मछली नारियल के तेल में पकी हुई है तो गोवा। ओके, और बिहार के लोग का फूड क्या है? बिहार का लिट्टी चोखा है, ये भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ओके, तो चलिए देख लेते हैं अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बिहार से क्वेश्चन आ गया। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन की प्रक्रिया शुरू करने का सर्वोत्तम समय क्या होता है? देखो, अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, अप्रैल से अगस्त, जनवरी से मार्च। देखो चलो मधुमक्खी भी से भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, मधुमक्खी के बारे में भी जान लेते हैं। मधुमक्खी, देखो मधुमक्खी जो है ना वो अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती है, अक्टूबर से दिसंबर में अंडे देती है। और मधुमक्खी का जो छत्ते होते हैं उनमें 3 प्रकार की मधुमक्खियाँ होती है हमारी। एक तो नर मधुमक्खी, एक होती है रानी मक्खी, एक होती है श्रमिक मक्खी या लेबर। रानी मक्खी का क्या काम है? अंडे देती है ये। नर की कोई इम्पोर्टेंट रोल नहीं होता इनकी, उसमें कुछ मुख्य भूमिका नहीं होती, कोई इंपॉर्टेंट रोल नहीं होता, ये बहुत ही कम संख्या में होती है, कम संख्या में होती है। ये स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। और जो श्रमिक मक्खी होती है ये सबसे ज़्यादा होती है संख्या में, और ये क्या करती है? मतलब शहद बनाती है, छत्ता बनाती है, और रानी मक्खी के जो बच्चे हैं उनको पालती है। तो मधुमक्खी पालन किस का सर्वोत्तम समय कौन सा होगा?
तो अक्टूबर से दिसंबर होगा, क्योंकि इस टाइम ये अंडे देती है, तो बिहार में होता है, तो अक्टूबर से दिसंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानव के पोषण के संदर्भ में स्वांगीकरण का क्या अर्थ है? देखो पोषण होता है डाइजेशन, स्वांगीकरण एक स्टेप है डाइजेशन का। डाइजेशन के मेनली जो स्टेप होते हैं वे होते हैं अंतर्ग्रहण, इंजेक्शन, सेकंड स्टेप होगा आपका पाचन या डाइजेशन, थर्ड स्टेप होगा आपका अवशोषण या एब्सोर्ब, फोर्थ होगा आपका स्वांगीकरण, ये होगा आपका एसिमिलेशन, MILAT एसिमिलेशन, स्वांगीकरण, स्वांगीकरण के बारे में पूछा है हमारे। और फिफ्थ स्टेप हो जाएगा आपका बहिक्षेपण, इजेक्शन। ओके, तो स्टेप ये क्या है? देखो जो अंतर्ग्रहण है, ये हम जो है हम फूड खाते हैं, फूड को अपने मुंह में लेना, अंदर लेना मतलब फूड को, तो ये होता है आपका अंतर्ग्रहण। सेकंड स्टेप पाचन, पाचन में क्या होता है, हम फूड को डाइजेस्ट करते हैं, मतलब फूड को जो हमारा जटिल जो बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स जो अणु होते हैं फूड के, जटिल अणु जो होते हैं उसको हम क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उसको हम सरल अणुओं में तोड़ते हैं, मतलब जो बड़े बड़े जो हम खाते हैं उसको है ना पतले पतले कर लेते हैं, मतलब सरल अणु में तोड़ते हैं, इसे क्या बोलेंगे हम, पाचन बोलेंगे। अवशोषण क्या होता है, जो इन सरल अणुओं को है ना हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है, ओके, इसे बोलते हैं हम अवशोषण, और हमारे रक्त में भेजती है। स्वांगीकरण क्या होगा, देखो बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया, तो जो एब्जॉर्ब भोजन है उसकी हमारी कोशिका, हमारी सेल को जितनी की नीड होगी उतना तो उसका तो वे यूज कर लेगी, और जो बाकी का जो भोजन बच जाता है उसको फिर से, जो कैसा भोजन होगा, सरल, उसको सरल से फिर से जटिल अणुओं में बदल देती है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदल देती है, और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल में बदलने के बाद शरीर में वापस रिस्टोर कर देती है, शरीर में स्टोर कर देती है। ओके, तो ये वो कहलाती है आपके स्वांगीकरण। फिर बाद में जो आपका अवशिष्ट बच जाता है जो, उसको बाहर निकाल देते हैं मल के थ्रू। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, स्वांगीकरण पूछा है, तो स्वांगीकरण क्या होगा, सरल से वापस जटिल में बदलना और शरीर में स्टोर करना। आप देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग करेक्ट होगा। आपका ऑप्शन है पचा हुआ भोजन क्षुद्रांत, क्षुद्रांत होती है हमारी आंतें, ओके, की भित्ति में, क्षुद्रांत छोटी आंत को बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन को, कि भित्ति में अवशोषित होना एवं रुधिर वाहिका में प्रवेश करना। देखो ऐसा नहीं है ये वाला, अवशोषित पदार्थों का शरीर के विभिन्न भागों में स्थानांतरित होना, ये भी नहीं होगा। पचा हुआ भोजन शरीर में जटिल पदार्थों को बनाने में उपयोग होना, देखो यहाँ से जो बचा हुआ भोजन इससे जटिल पदार्थ वापस बनाए इन्होंने, तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उस खेत की मृदा के विषय में विचार कीजिए जिसमें कोई किसान, एक खेत की मिट्टी के बारे में बात करें, इसमें कोई किसान है उर्वरकों और कीड़ानाशिकों का अधिकाधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। कई का उपयोग कर रहा है, बार बार बहुत ही फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहा है, ओके, कीटनाशकों का उपयोग कर रहा है, और बार बार क्या कर रहा है, धान की फसल उगा रहा है। तो उसकी ज़मीन का तो बिल्कुल ही क्या होगा, अब जरा देखते हैं। चलो आपके विचार से इस व्यवहार से खेत की मिट्टी कैसी हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए अधिक उपयोगी हो जाएगी? नहीं जी, अगर इतने सारे वो फर्टिलाइजर्स का उपयोग कर रहा है, इतने सारे केमिकल डाल रहा है अपनी मिट्टी में, तो ऐसे तो नहीं होगी। केवल धान की फसल के लिए उपयुक्त बनेगी, ये भी नहीं है। वर्ष में कई फसलों के लिए अधिक उपयुक्त बनेगी, ये भी नहीं होगा। कुछ समय पश्चात बंजर हो जाएगी, ये डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि अगर इतने फर्टिलाइजर का यूज करेगा तो डेफिनेटली उसकी जो लैंड है वो बंजर हो जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो का पेडागोजी के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, जो कितना अच्छा है आपके लिए यहाँ, मतलब आप एक क्लास में एक साथ अपना एनवायरनमेंट और पेडागोजी कंप्लीट कर सकते हो। ओके, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, बढ़िया आसानी से 30 मिनट की आपकी वीडियो होती है, उसको देख लो आप। एक कितनी वीडियो हो जाएगी, कुल थोड़ी बहुत जो वीडियो होगी आपको उसमें करा देंगे, फिर मज़े से फुल कॉन्फिडेंस में पेपर दिखाना, सबसे अलग हो गया आप बच्चे। पर्यावरण अध्ययन में गृह विन्यास का क्या उद्देश्य है? गृह विन्यास मतलब होम असाइनमेंट, घर पर जो बच्चों को वर्क दिया जाता है, होम असाइनमेंट दिया जाता है, कुछ उसका क्या उद्देश्य है? पर्यावरण अध्ययन में पूछा है स्पेशल हमारे से। पुनरावृत्ति और सुदृढ़ीकरण, रिफोर्समेंट, यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एट होम, घर पर समय का सदुपयोग, विद्यालय में सीखी संकल्पनाओं में दक्षता या सीखने का विस्तार। देखो एनवायरनमेंट में जो होम असाइनमेंट दिए जाते हैं उनका टारगेट होता है सीखने का विस्तार करना, एक्सटेंशन ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शीला ने कक्षा थर्ड के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए उप प्रकरण पशु लिया। क्या पढ़ाना चाह रही, सब टॉपिक क्या है उसका, शीला का पशु है, एनिमल। निम्न में से कौन से प्रकरण उसके अधिगम विस्तार के लिए लाभदायी होंगे। चलिए ऑप्शन देखते हैं, जिससे वो बच्चों को अच्छी तरह सिखा पाए। कौन सा ऐसा मेथड होगा नीचे, मतलब इस टाइप के किससे वो अच्छी तरह सिखा सकती है, हमें सेलेक्ट करना है। किसी कविता से स्थानिक पशुओं के नाम का उच्चारण कराना। ओके। प्राणी उद्यान के पशुओं तथा स्थानीय पशुओं के चित्रों को देखना। प्राणी उद्यान में मतलब जू में, प्राणी उद्यान है जू में पशु और जानवरों को देखना, पशुओं के चित्र या कटआउट देखना। देखो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको एक चीज़ पर ध्यान देना है, रियल लाइफ एक्सपीरियंस। रियल लाइफ एक्सपीरियंस मतलब वास्तविक जीवन का जो वास्तविक जो अनुभव होगा ना, वास्तविक अनुभव सबसे अच्छा मेथड होता है कुछ चीज़ों को सिखाने का। वास्तविक अनुभव से हम एक बार जो सीख लेते हैं ना, वो हमारी जो मेमोरी में लंबे टाइम तक स्टोर रहता है। तो वास्तविक अनुभव को हमारा कौन सा ऑप्शन सपोर्ट करता हुआ दिख रहा है, हमें सही नहीं देखना, हमें एक्चुअल ज़्यादा सही कौन सा है ये देखना है। पेडागोजी मोस्टली हमें यही देखना होता है कि ज़्यादा सही कौन सा है। वहाँ पर आप अगर देख पाए तो फिर तो बल्ले बल्ले आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अदरवाइज फिर आप अफसोस। तो देख इसमें है सी हमें है ना बच्चों को रियल लाइफ अनुभव दे रहा है, जानवरों को बच्चे देख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जल से संबंधित त्योहारों को समुदाय द्वारा मनाने को ज्ञात करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति कौन सी है। ओके, सहपाठी द्वारा जो बच्चों को जल से संबंधित त्यौहार के बारे में हमें बताना है, बच्चों को अवेयर करना है। जो त्यौहार हम मनाते हैं जैसे निर्जला एकादशी हुई या फिर वो जिसपे नहाने जाते हैं गंगा में वो वाला त्यौहार हुआ, तो इसके बारे में हमें बच्चों को अवेयर करना है। तो कैसे कर सकते हैं, क्या एक अच्छा मेथड होगा, सहपाठी द्वारा सीख सकते हैं बच्चे, या समुदाय के त्योहारों की वीडियो देखकर, या परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत कर या शिक्षक से चर्चा करना। देखो सहपाठी भी तो बच्चे के साथ का ही है, वो भी इतना अवेयर नहीं होगा डेफिनेटली, वीडियो वगैरह से इतना नहीं सीख पाएंगे बच्चे। तो सबसे जो सटीक आंसर होगा इसका परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से, क्योंकि बुजुर्गों के पास एक्सपीरियंस होगा, वे अच्छी तरह जानेंगे उन त्योहारों के बारे में, उनकी पृष्ठभूमि बताएंगे। तो सबसे सटीक ऑप्शन होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, परिवार तथा समुदाय में बुजुर्गों से बातचीत कर। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा 1 तथा कक्षा 2 में पर्यावरण अध्ययन की कोई पाठ्य पुस्तक क्यों नहीं है। देखो आपको पता होगा जो एनवायरनमेंट की बुक्स है हमारी वो 3rd से 5th होती है, क्लास 1st और 2nd में कोई भी एनवायरनमेंट का चैप्टर बुक नहीं है। तो क्यों नहीं है ये पूछा है हमारे से, पर्यावरण अध्ययन क्यों नहीं है, मैं आपको ये बता रही क्योंकि जो कक्षा 1st और 2nd में है वो जो एनवायरनमेंट है वो जो हमारी लैंग्वेज की बुक है, भाषा की बुक है, और जो हमारी मैथ की बुक है उनके साथ ही एनवायरनमेंट के टॉपिक हमारे कुछ दे दिए जाते हैं, उनके थ्रू हम एनवायरनमेंट को थोड़ा बहुत बच्चे एनवायरनमेंट से फ्रेंडली हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई बुक नहीं लगाई है। तो देखिए हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन ए होगा हमारा पर्यावरण अध्ययन के प्रक्रिया कौशल शिक्षक की हैंडबुक में सुझाए गए खेलों द्वारा पढ़ाए जाते हैं। कह रहे हैं कि जो पर्यावरण की जो वो है वो टीचर की जो हैंडबुक है उसमें जो खेल दिया उसके द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण अध्ययन की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं शिक्षक द्वारा संचालित पारस्परिक क्रियाकलापों द्वारा पढ़ाए जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर्यावरण अध्ययन से संबंधित संकल्पनाएं और कौशल भाषा तथा गणित द्वारा सिखाए जाते हैं। देखो लैंग्वेज और मैथ द्वारा सिखाया जाता है, यही तो मैं आपको बता रही हूँ कि लैंग्वेज और मैथ द्वारा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डी में क्या दिया हुआ है, डी में दिया हुआ है कि पर्यावरण संकल्पनाएं और कौशल भाषा शिक्षण द्वारा, केवल भाषा शिक्षण द्वारा नहीं होगा, मैथ भी होगा, गणित भी होगा। तो ऑप्शन सी आपका सबसे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण है। देखो सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण का उदाहरण, सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट का उदाहरण जल जंगल और स्मारक नहीं होगा, डायरेक्ट कम्युनिटी होगा, क्योंकि ये समाज से जुड़ी हुई कम्युनिटी है, समुदाय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा आपको सीटेट में टाइम कम तो नहीं लगता, 2.5 घंटे का टाइम है, क्वेश्चन भले ही बड़े बड़े हो आप इजीली कर पा सकते हो सोल्व। ओके, पर्यावरण अध्ययन की संकल्पनाओं को प्राथमिक स्तर पर प्रस्तुत करने का उपागम ऐसा है। देखो क्वेश्चन समझना सबसे बड़ी बात होती है कि विद्यार्थियों को भोजन, आश्रय इत्यादि के विषय में ज्ञान करने के लिए अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों से परामर्श लेना पड़ता है। जो हमारी पर्यावरण एनवायरनमेंट की बुक है उसमें जो संकल्पनाएं दी हुई है, हमें जो अप्रोचेज दी हुई है, उनका कुछ इस टाइप का उपागम है कि उसमें विद्यार्थियों को जैसे भोजन पढ़ना है, ईवीएस की थीम तो आपने सुनी होगी, 6 थीम है ईवीएस, जैसे भोजन पढ़ना है या आश्रय पढ़ना है, तो उसमें है ना परिवार के समुदाय और सदस्यों से हमें डिस्कस करना पड़ेगा, परामर्श लेना पड़ेगा। इसका क्या कारण है, क्यों दिया हुआ है ऐसा, क्योंकि विद्यार्थी अपने परिवार और समुदाय के सदस्यों के निकट है? नहीं जी, ऐसा नहीं।
परिवार और समुदाय, भोजन, आश्रय इत्यादि के संबंध में अधिक जानकारी रखते हैं, ये भी नहीं कह सकते हम। अधिगम का प्राथमिक स्रोत, विद्यार्थी की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। देखो ये कितना सही जवाब है। अधिगम का जो प्राइमरी जो सोर्स है वो सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है, क्योंकि स्टूडेंट सबसे पहले, एक बच्चा जो है ना, सबसे पहले अपने आसपास के जो सामाजिक वातावरण, जो सामाजिक और संस्कृति पृष्ठभूमि अपने घर से, अपने आस पड़ोस से, वहीं से सीखता है ना, तो ये प्राथमिक स्रोत है। तो इसलिए ये दिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संज्ञानात्मक बाधित विद्यार्थियों को पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की कौन सी विधि उपयुक्त है? संज्ञानात्मक बाधित, ओके। तो देखते हैं इसका ऑप्शन। कक्षा में मिश्रित सहपाठी समूह बनाए, ये नहीं होगी। पढ़ाने के लिए श्रव्य पाठों का अधिक उपयोग करें, तो उसके लिए होगी, मतलब जो देख नहीं सकते, सुनकर चलो वो सीख सकता है, ये नहीं होगा। हमें क्या पूछा है? संज्ञानात्मक बाधित, संज्ञानात्मक, ओके। कार्यों को बांटे और पृथक पृथक रूप में पूरा करे, ये इसका सही जवाब होगा, क्योंकि अगर संज्ञानात्मक बाधित है बच्चा तो कार्यों को है ना डिफरेंट पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में वो इजीली समझ पाएगा कार्यों को, ओके। तो कार्यों को बांटे और फिर पृथक भाग में पूरा करे, इसके लिए उससे आसानी होगी, क्योंकि वो थोड़ा सा लो लर्नर है, संज्ञानात्मक बाधित है। डी होगा स्पर्शी शिक्षण, अधिगम द्वारा अधिक सामग्री का प्रयोग करे। देखो स्पर्शी द्वारा तो उनके लिए होगा, मतलब जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, कल हमने डिस्कस किया था स्पर्शी शिक्षण अधिगम सामग्री, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठ योजना, देखो कल हमने डिस्कस किया था लेसन प्लान, यूनिट प्लान सबके बारे में। पाठ योजना में ईवीएस की विषय वस्तु के विश्लेषण हेतु निम्न में से कौन सा आवश्यक चरण है? जो लेसन प्लान है इसमें ईवीएस की विषय वस्तु हेतु कौन सा आवश्यक चरण है? सामग्री के उद्देश्यों का गठन करना, सामग्री को सिखाने के संसाधनों की पहचान करना, अनुदेशीय उद्देश्यों की आकलन की परियोजना बनाना, या संकल्पना मानचित्र बनाना। देखो इसका जो सबसे सही है जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कॉन्सेप्ट मैप इज ड्रॉन, संकल्पना का मानचित्र बनाना, कि हमें कैसे कैसे क्या करना है, उसका एक डायग्राम बनाना, ओके, मैप बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, सतत एवं समग्र मूल्यांकन में समग्र शब्द संबंधित है संज्ञानात्मक स्तर से, सहपाठ्यचर्या क्रियाकलाप से, समग्र विकास से, या शैक्षिक क्षेत्र से। समग्र का अर्थ होगा समग्र विकास से संबंधित, होलिस्टिक डेवलपमेंट से। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन के सीखने के आकलन का एक उदाहरण कौन सा है? देखो सीखने का आकलन करना है हमें, असेसमेंट करना है, तो कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है इसके थ्रू हम आकलन कर सकते हैं? ये है कार्य पत्रक द्वारा विद्यार्थियों को भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना, जैसे हमने खोजे थे अभी स्टार्टिंग में, ओके। विद्यार्थियों को अगले स्तर पर भेजने के लिए वार्षिक परीक्षाएं लेना। देखो परीक्षाएं तो थोड़ी हमारा अच्छा वो नहीं है, थोड़ा नेगेटिव जाता है। पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं के निष्पादन के स्तर को ज्ञात करने के अर्धवार्षिक परीक्षा, इसमें भी परीक्षा है। परीक्षा का बच्चों पर बर्डन पड़ता है, तो परीक्षा से थोड़ा दूर ही रखना चाहिए, ताकि वो थोड़ा हल्का रहे माइंड उनका। अभिभावकों को उनकी उपलब्धियों के विषय में बताने के लिए प्रत्येक इकाई के अंत में परीक्षा लेना। देखो ये तीनों परीक्षा से संबंधित, परीक्षा से ये आपके तीनों ऑप्शन कट जाएंगे, तो हमारा करेक्ट हो जाएगा पत्रक, कार्य पत्रक के द्वारा या वर्कशीट, कार्य पत्रक यानी वर्कशीट के द्वारा विद्यार्थियों का भारत के मानचित्र पर भारत के तटीय राज्यों को खोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, NCEP 2020 के अकॉर्डिंग अनुभवात्मक सीखने में वृद्धि के लिए शिक्षण शास्त्रीय अभ्यासियों का चुनाव कीजिए। मतलब जो बच्चों को एक्सपेरिमेंटल लर्निंग करानी है, तो उसके लिए कौन कौन सी प्रैक्टिस होती है इसको इनहेंस करने के लिए हमें देखना है। पर्यावरण अध्ययन की चुनिंदा अवधारणाओं पर ध्यान केंद्रित करना। देखो चुनिंदा भी आपका एक नेगेटिव है, चुनिंदा केवल हुए ऐसे, तो ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कला का एकीकरण करना, ये करेक्ट होगा आपका। पर्यावरण अध्ययन शिक्षण में कहानी कहने का एकीकरण करना, कहानी भी देखो जरूरी है, कहानी की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है हमारी जो प्राइमरी लेवल में है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और सी, ऑप्शन नंबर सी, बी और सी ओनली, केवल बी एंड सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। एक प्राणी उद्यान क्या जू में जाने पर पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका ने अपने विद्यार्थियों से प्राणी उद्यान के जानवरों की खाने की आदतों, उनके देश, बाहरी लक्षणों जैसे आकार, रंग, बाल इत्यादि खोजने के लिए कहा। देखो टीचर बच्चों को जू में लेकर गई और वहाँ ये सब चीज़ें बच्चे को खोजने के लिए कह रही है। ये क्या एक्टिविटी करा रही है टीचर? इस क्रियाकलाप द्वारा वह किन प्रक्रिया कौशलों को विकसित कर रही है? ऑब्जर्वेशन, देखो ऑब्जर्वेशन तो करेंगे बच्चे, अगर जू में जाएंगे तो ऑब्जर्व तो करेंगे, अवलोकन ये सही होगा। पर्सन पूछना, ऑब्जर्व करेंगे कुछ जानवरों के बारे में, कुछ अजीब बातें लगे उससे पर्सन भी पूछेंगे, तो पर्सन पूछने की प्रवृत्ति का भी विकास होगा। संवाद, कम्युनिकेशन और प्रयोग करना, ओके।
तो चलिए देखो, संवाद तो फिर भी बच्चे आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं जानवर के बारे में, लेकिन प्रयोग का तो वहाँ कोई स्कोप नहीं है, तो प्रयोग की वजह से ये ऑप्शन आपका कैंसिल हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चनिंग। देखो प्रश्न पूछना ठीक है, वर्गीकरण भी ठीक है, चलो वर्गीकरण बांट सकते हैं कौन से जानवर है, किस टाइप से है ये भी। पर मापन कहीं का करेंगे मापन, तो मापन से ही गलत हो जाएगा ऑप्शन सी होगा आपका अवलोकन। देखो ऑब्जर्वेशन करेंगे, प्रश्न पूछेंगे, संवाद करना, सेंसिटिविटी, ये भी आपका नहीं होगा इतना सही। नेक्स्ट देखते हैं आपका प्रश्न पूछना, अवलोकन करना, संवेदनशीलता और प्रयोग करना। तो प्रयोग नहीं आपका, ये सी होगा फिर तो आपका करेक्ट, क्योंकि इसमें संवाद, अवलोकन और प्रश्न पूछना ये तीनों गिवन है। ओके, क्योंकि प्रयोग नहीं होगा वहाँ पर, कुछ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते आप। तो ऑप्शन नंबर सी होगा आपका अवलोकन, प्रश्न पूछना और संवाद करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का थीम कौन सा है? देखो प्राथमिक स्तर पर प्राइमरी लेवल पर 6 थीम है पर्यावरण अध्ययन के, मैं आपको कल भी बताया 6 थीम आपको अच्छी तरह लर्न होनी चाहिए। तो उनमें से कौन सा एक थीम है? वाटर थीम है हमारा, क्योंकि मौसम, सामग्री और एनिमल्स ये कोई थीम नहीं है हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के आकलन में एक शिक्षक कौन से उच्च स्तरीय चिंतन वाले पर्सन का चुनाव करेंगे? ऐसा पर्सन जिसमें बच्चे के है ना हाई लेवल, हायर ऑर्डर क्वेश्चन, ओके, उच्च स्तरीय चिंतन, हाई लेवल थिंकिंग, जिसमें बच्चा हाई लेवल की थिंकिंग कर पाए, ऐसा कौन सा पर्सन होगा? हम कौन सी 5 जड़ें खाते हैं? देखो 5 जड़ें कौन सी खाते हैं वो हम डायरेक्ट नाम बता सकते हैं, इसमें कोई है ना थिंकिंग करने की, हमें कोई चिंतन करने की जरूरत नहीं है अपनी तरफ से। वो डायरेक्ट जो होगा, जो मैं बताऊंगी या जो कोई और बच्चा बताएगा, हर कोई वही बताएगा 5 जड़ें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो? देखो इसमें सब बच्चे सोचेंगे, अलग अलग अपने अपने विचार प्रस्तुत करेंगे, तो ये एक आपका सही जवाब हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? ये भी सभी बता देंगे, एक ही जवाब होगा, कोई थिंकिंग की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्ट लर्न कर सकते हैं बच्चे। बीज बोने से लेकर गेहूं की फसल काटने तक के चरण कौन से हैं? देखो इसमें भी ये सेम ही स्टेप होंगे सब, तो हमें है ना हायर लेवल थिंकिंग देखनी है, उच्च स्तरीय चिंतन देखना है। देखो उच्च स्तरीय चिंतन किस टाइप के क्वेश्चन में देखा जाता है? जैसे मैं कहने लगूँ, सपोज बच्चे से पूछने लगूँ, बच्चों बताओ क्या होगा अगर कल सूरज ना निकले, अगर कल सन ना निकले तो क्या होगा? तो बच्चे थिंकिंग करेंगे ना, सोचेंगे ना उन कंडीशंस के बारे में, तो ये हायर लेवल थिंकिंग है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या होगा यदि पृथ्वी पर पेट्रोल और डीजल ना हो। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 विद्यार्थियों के 5 समूह में से प्रत्येक समूह ने वन्य जीवों के संरक्षण के लिए लघु नाटिका, मतलब एक नाटक प्रस्तुत किया। उनके पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की समझ और सृजनात्मक अभिव्यक्ति का सर्वाधिक उपयुक्त आकलन किया जा सकता है। पोर्टफोलियो से पर्यावरण अध्ययन संपत्तियों की प्रस्तुति और समझ के आकलन के लिए रूबिक्स का प्रयोग, प्रस्तुति का अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग, पर्यावरण अध्ययन की अवधारणाओं की जांचने के लिए प्रस्तुति के उपरांत पेन पेपर परीक्षा। देखो पेन पेपर परीक्षा का तो आपका बिल्कुल ही नेगेटिव जा रहा है। देखो जो पर्यावरण अध्ययन पे जो हम आकलन करते हैं, असेसमेंट करते हैं, मैं आपको पहली वीडियो में अच्छी तरह समझाया था, वो रूबिक्स के माध्यम से करते हैं। रूबिक्स क्या होती है मैंने ये भी बताया था। रूबिक्स एक तालिका होती है, इसमें बच्चे का नाम और जिस पर हम आकलन करने चाहते हैं वे चीज़ें लिखी होती है। जैसे हमें कुछ भी जांचना है, उसकी क्षमता, उसका पढ़ाई का लेवल क्या है, वो खेल में कैसा है, उसको व्यवहार में कैसा है, तो यहाँ पे हम श्रेणी डिवाइड करते हैं कि उत्तम है, मध्यम है या निम्न, इस टाइप की हम श्रेणियाँ बना सकते हैं और यहाँ पर इनको मार्क दे सकते हैं, राइट लगा सकते हैं कि हाँ उत्तम है, चलो इस वाली चीज़ में वो मीडियम है, इस वाली चीज़ में वो निम्न है। इस तरह से एक श्रेणी होती है, एक टेबल होती है, उसे हम रूबिक्स बोलते हैं। तो रूबिक्स सबसे अच्छा है आपके एनवायरनमेंट के उसमें आकलन का तरीका, रूबिक्स। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक्स।